मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमरजेंसी प्रोविजन। आज हम इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा ये, और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से फिर इमरजेंसी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको अवेलेबल होगी। देखते हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी हमारी स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ये किस केस में लगाई जाती है? जब प्रेसिडेंट को ये लग रहा हो कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, कोई बाहरी देश हमारे देश पे हमला कर सकता है, या कोई हमारे देश में सैन्य विद्रोह के चांसेस बन रहे हो, उस केस में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन बन रही है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। उसी के बेसिस पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। कैबिनेट को जानते हैं आप, कैबिनेट को गवर्न करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, वो मिलके एक रिटन रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट उस बेसिस पे डिक्लेयर करेगा कि ये नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती, जैसा कि 75 में हुआ था। इंदिरा गांधी ने बोला था और प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो आज वो सिचुएशन नहीं है। पूरी कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन करेगी, तभी जाके प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। नेशनल इमरजेंसी के केस में जो हमारा आर्टिकल 19 होता है वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते। 20 क्या होता है आर्टिकल हमारा? आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों हमारे सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंडेड रहता है। नेशनल इमरजेंसी जब हमने डिक्लेयर करी तो ये दोनों ही हाउसेस, जो हमारा पार्लियामेंट्री हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ही हाउसेस में ये इसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए विद इन 1 मंथ ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये दोनों ही हाउसेस में अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। और दोनों ही हाउसेस से जब ये पास हो गया तो ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और उसके बाद हम इसको इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हर 6 महीने में लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी हमारी इमरजेंसी बढ़ती रहेगी। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहला 62 में लगी थी, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, और ये इमरजेंसी 68 तक चली थी। अगर हम लोग देखें तो ये इमरजेंसी 1968 तक चली थी। 65 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस ड्यूरेशन में ये कंटिन्यू थी, यानी 62 से शुरू हुई और 68 में जाके ये इमरजेंसी खत्म की गई थी। फिर 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, उस समय ये लगाई गई थी। फिर 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पे प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जो कि एकदम इनवैलिड थी। बाद में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, तो ये थी। अब जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी आदमी कोर्ट जाके इस नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज कर सकता है, और कोर्ट इस चीज को रिव्यू करेगा कि क्या जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो क्या जो सारे फैक्ट होते हैं वो उन फैक्ट पे लगाई गई है या इन अप्रोप्रिएट तरीके से लगाई गई है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जब जनरल इलेक्शन हुए थे 1977 में और इंडिया में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी ने शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी थी, क्या वो सही तरीके की थी या नहीं थी, ये चीज इन्वेस्टिगेट करने का काम शाह कमीशन को दिया गया था। तो ये नाम है, आप याद रखिएगा कि शाह कमीशन क्यों गठित किया गया था? टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसेस दैट अराइजेस द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को
को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। इसमें आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंडेड होता है, 20 और 21 सस्पेंडेड नहीं होता है। ये नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे करेगा। नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ के अंदर दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल मिल जाना चाहिए, तभी ये बनी रहेगी, वरना रिवोक हो जाएगी। और नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा से पास कराओ तब फिर हटेगी, नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी इसको हटा सकता है। अब अगली इमरजेंसी हमारी आती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर वहां का पूरी तरह कंप्लीटली ध्वस्त हो गया हो, पुलिस दंगे फसाद इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वहां पे गवर्नर की रिकमेंडेशन हो तो अच्छी बात है। अगर वो रिकमेंडेशन नहीं करता है तो भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा। सिर्फ तो उसके लिए उसको एविडेंस मिलने जरूरी है कि हाँ, इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है, पुलिस चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर सफिशिएंट एविडेंस प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है तो वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगा सकते हैं। उसके लिए गवर्नर की रिपोर्ट मिले या न मिले, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट इमरजेंसी जो होगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। कोई भी आदमी कोर्ट जाके इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा जो है वो सही तरीके से नहीं लगा, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा क्या ये सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए या नहीं। तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। स्टेट इमरजेंसी जो जिस स्टेट में लगाई गई है वो उसके लिए दोनों ही हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के, विद इन 2 मंथ अप्रूवल मिलना जरूरी है दोनों ही हाउसेस से। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि स्टेट इमरजेंसी को जो अप्रूवल चाहिए विद इन 2 मंथ चाहिए। 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में विद इन 1 मंथ अप्रूवल चाहिए होता है। इस वजह से तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है दोनों ही उसमें जुडिशियल रिव्यू। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी कहां पे लगी तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। स्टेट इमरजेंसी के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो रहे थे, लेकिन स्टेट इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360। ये किस केस में लगाई जाती है? जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी पे खतरा मंडरा रहा, उस केस में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अगर ये भी हमारा जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, मतलब अगर किसी को ये लग रहा हो कि नहीं प्रेसिडेंट ने ढंग से जो पैरामीटर है उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके अवहेलना करते हुए उसने लगा दी है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने ढंग से लगाया है या नहीं लगाया। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। इस क्राइसिस से हमें सेव किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आज तक हमारे देश में राइज नहीं हुई। तो हमने सारी इमरजेंसी देख ली, एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जो इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है वो जर्मनी से आया है। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों इमरजेंसी हमारी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी आदमी कोर्ट जाके इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि ये चीज ढंग से नहीं लगाई गई।
जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार डिक्लेयर की गई है, 62 में, 71 में, 75 में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारा फंडामेंटल राइट है 19 वो सस्पेंड होता है, लेकिन 20 और 21 सस्पेंडेड नहीं होते हैं। साख कमीशन अपॉइंट किया गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है क्या वो ढंग से लगाई गई है या नहीं लगाई गई थी, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा आता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कंप्लीटली फेल हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उस स्टेट में। उसके लिए गवर्नर अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो भी प्रेसिडेंट अपने उस चीज से लगा सकता है। और कोई भी इमरजेंसी अगर रिवोक करना है तो उस प्रेसिडेंट खुद अप्लीकेबल है, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगानी होती है तो दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन रिवोक करने के केस में प्रेसिडेंट को किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है। और तीसरी आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत। जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अगर खतरा मंडरा रहा हो, प्रेसिडेंट को ये लगे, तब उस केस में वो डिक्लेयर करेगा। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये इमरजेंसी प्रोविजन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360। ये किस केस में लगाई जाती है? जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी पे खतरा मंडरा रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अगर ये भी हमारा जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, मतलब अगर किसी को ये लग रहा हो कि नहीं प्रेसिडेंट ने ढंग से जो पैरामीटर है उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी अवहेलना करते हुए उसने लगा दी है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने ढंग से लगाया है या नहीं लगाया। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। इस क्राइसिस से हमें सेव किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आज तक हमारे देश में राइज नहीं हुई। तो हमने सारी इमरजेंसी देख ली, एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जो इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है वो जर्मनी से आया है। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों इमरजेंसी हमारी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी आदमी कोर्ट जाके इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि ये चीज ढंग से नहीं लगाई गई। जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंतर्गत आती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार डिक्लेयर की गई है, 62 में, 71 में, 75 में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारा फंडामेंटल राइट है 19 वो सस्पेंड होता है, लेकिन 20 और 21 सस्पेंडेड नहीं होते हैं। साख कमीशन अपॉइंट किया गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है क्या वो ढंग से लगाई गई है या नहीं लगाई गई थी, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा आता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कंप्लीटली फेल हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उस स्टेट में। उसके लिए गवर्नर अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो भी प्रेसिडेंट अपने उस चीज से लगा सकता है। और कोई भी इमरजेंसी अगर रिवोक करना है तो उस प्रेसिडेंट खुद अप्लीकेबल है, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगानी होती है तो दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन रिवोक करने के केस में प्रेसिडेंट को किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है। और तीसरी आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत। जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अगर खतरा मंडरा रहा हो, प्रेसिडेंट को ये लगे, तब उस केस में वो डिक्लेयर करेगा। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये इमरजेंसी प्रोविजन की वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।